नमस्कार, मैं राकेश कुमार वशिष्ठ। समसामयिक विषयों पर चर्चा आधारित हमारे कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों को रखते हैं और आज के कार्यक्रम में भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। आज की हमारी चर्चा के विषय की महत्ता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह विषय हम सभी प्राणियों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और यह प्रकृति के 5 तत्वों में से एक जल से जुड़ा हुआ मामला है। प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उनमें जल जो अपना खासा महत्व रखता है, उसी विषय के संरक्षण पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग पर जल ही जल है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह पानी खारा है और हमारे उपयोग हेतु नहीं है। इसलिए जल की बहुत ही अल्प मात्रा हम सभी के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध होती है। ऐसे में हमारे लिए आवश्यक है कि हम जल का संरक्षण करें और उसकी विधियों के बारे में जानें। और इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्रीय भूजल बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर प्रमोद कुमार त्रिपाठी जी, जिनसे हम जल संरक्षण विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे जल संरक्षण की विधियों के बारे में। त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। त्रिपाठी जी, मैंने अभी जैसे इंट्रो में बताया कि जल बहुत ही अल्प मात्रा में उपलब्ध है और आपका विभाग उस केंद्रीय भूजल बोर्ड इस मामले में कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले आप हमें अपने विभाग के बारे में बताएं, आपके विभाग का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपका विभाग करता क्या है? एक्चुअली केंद्रीय भूमि जल बोर्ड 1972 में इस विभाग की स्थापना हुई। पहले एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन होता था और उसको 1954 में बना था। 1972 में एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन और आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ग्राउंड वाटर विभाग था। दोनों को मर्ज करके केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की स्थापना हुई और इसलिए की गई क्योंकि भूजल के दोहन के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ था, बिल्कुल, तो हमको विभिन्न स्तर पे क्या जल की स्थिति है और कैसे इसको एक्सप्लॉइट करें और हमको इसको एसेस भी करना था। तो एक्सप्लोरेशन असेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इन पैन इंडिया लेवल पे करने के लिए ग्राउंड वाटर विभाग की स्थापना हुई। इसमें यह था कि हमारी जितने भी राज्यों में विभिन्न जियोलॉजिकल परिस्थितियों में भूजल कितनी मात्रा में उपलब्ध है, क्वालिटी क्या है, आगे फ्यूचर में प्लानिंग करने के लिए हमें किस तरह हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसलिए केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की स्थापना हुई। और एक्सप्लोरेशन आप जैसे समझते हैं, जैसे ONGC करता है ऑयल के लिए, ऐसे पानी का एक्सप्लोरेशन क्यों जरूरत पड़ा कि हमारा जैसे थार डेजर्ट है, बिल्कुल, कहीं पे आपका फ्लड प्लेन एरिया है, तो हर जगह पे पानी की उपलब्धता कैसी है और किस टेक्नोलॉजी की रिस्क से कैसे हम इसको किस तरह की डिज़ाइन होनी चाहिए जिससे कि हम आसानी से पानी ले सकें। तो ये सारा एक्सप्लोर करके ये डाटा हम स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करते थे जी, अभी भी कर रहे हैं जी। और स्टेट गवर्नमेंट को हमारे साथ रिकमेंडेशन होता है कि यहाँ पे इस स्थिति में पानी है और आप इसको यूज़ करने के लिए इतने पावर की मोटर लगाइए, इतने घंटे चलाइए और सस्टेनेबल यील्ड आप ले सकते हैं। तो ये तो मूल रूप से आपका काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सर्वे प्रोवाइड करवाना, आपकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड? कंसल्टेंसी नहीं, हम लोग अपना एक्सप्लोरेशन करते हैं। एवरी ईयर हमारा एनुअल एक्शन प्लान होता है जी। उसके हिसाब से हम लोग टारगेट एरिया लेते हैं। तो उसमें कई तरह की, जैसे क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस पर स्पेशल स्टडी करना है। फिर ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन हो गया। अभी जैसे एक्फर मैपिंग का है, पहले था कि दोहन पे ज़्यादा ध्यान था, लेकिन अब ये दोहन ऐसी स्थिति में आ गया कि अब ओवर एक्सप्लॉइट हो गया, तो इसको मैनेजमेंट कैसे करें। तो अब हम लोग एक्फर मैपिंग एंड मैनेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, 2023 तक पूरे इंडिया में कवर होना है 1:50,000 स्केल में। तो इसके जो हमारे आंकड़े आएंगे उसको रिपोर्ट फॉर्म में हम इसको स्टेट गवर्नमेंट से शेयर करेंगे कि हम आप आगे हमारा इस तरह आप इस पर आगे बढ़िए। इसके अलावा केंद्रीय भूजल बोर्ड जल संरक्षण की दिशा में किस तरीके से कार्य करता है? हाँ, देखिए, जल संरक्षण भी एक पार्ट ही है, क्योंकि जो आपका भूजल है वो आपका वर्षा का जल ही रिचार्ज होकर के जाता है, बिल्कुल नेचुरल रूप में जाता है। अब जैसे शहरों में है कि पूरा कंक्रीट जंगल हो गया, बिल्कुल। गाँव में क्या है कि पहले हमारे तालाब थे वो पुर गए, बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें हमें तो नेचुरल रूप में, जैसे गांव में क्या है, किसान अभी मानसून आएगा तो अपना खेत की जुताई कर देगा, मेड़बंदी कर देगा, बिल्कुल। तो सबसे पहला मैनेजमेंट तो कर रहा है। इसी तरह सरकार और अन्य लोग भी उसमें जागरूक हुए हैं। तो हमको शहरों में और गांव में विभिन्न टेक्निक से हमको, देखिए, संरक्षण बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। संरक्षण करेंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ रिचार्ज होगा। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पर रिचार्ज हम नहीं कर सकते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम है, वहाँ आर्टिफिशियल रिचार्ज भी करना पड़ता रिचार्ज भी है। करना जैसे शहरों में क्या है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये टेक्निक्स आ रही हैं। हम आए दिन सुनते हैं कि भूजल तेजी के साथ समाप्त होता जा रहा है। कभी कभी अखबारों में पढ़ने को हमको मिलता है कि इतने ब्लॉक्स में भूजल समाप्त हो गया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि प्रेजेंट में भूजल का पूरे देश में और पूरे प्रदेश में क्या स्टेटस है, राजस्थान के संदर्भ में? नहीं, मैं कहना चाहूँगा समाप्त नहीं, मतलब ये होता है जैसे आपके बैंक में, एक लेमैन की भाषा में समझे तो हम, बैंक में आपके पास 100 रुपए हैं जी, तो आपने 100 रुपया या 101 रुपये खर्च किए तो आप अतिदोहित की तरफ चले गए। लेकिन ये असेसमेंट किसका होता है? ये पूरे देखो दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो होती है डायनेमिक, हर साल हमारी वर्षा हो रही है, उससे रिचार्ज हो रहा है। बिल्कुल। तो मान लीजिए आज का वाटर लेवल, आपका वर्षा के पूर्व का वाटर लेवल 15 मीटर है जी, और वर्षा हुई, आप उसका 13 मीटर आ गया, तो 2 मीटर वाटर कॉलम बढ़ा। ठीक है। तो ये डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स आपका बढ़ गया। ठीक है। उसके बाद होता है क्या, उसके नीचे भी तो पानी है। तो यदि हम इससे ज़्यादा जो 2 मीटर वाटर कॉलम बढ़ा, मान लो 1000 मीटर क्यूब पानी है, उससे हमने 1000 से ज़्यादा 1010 मीटर क्यूब निकाल लिया। ठीक है। तो आपने डायनेमिक तो खत्म कर दिया पूरा 100%। ठीक है। और आपने जो स्टैटिक रिसोर्स नीचे था उसकी भी माइनिंग शुरू कर दी। तो इससे क्या होता है कि वाटर लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो दो तरह के होता है, वाटर लेवल डिक्लाइन और एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारा नेचुरल डायनेमिक रिचार्ज हो रहा है एवरी ईयर, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो ओवर एक्सप्लॉयटेड कैटेगरी में आ जाते हैं। आज देश में स्थिति ये है कि जैसे 6000 के आसपास ब्लॉक होंगे, उसमें 1114 ब्लॉक हमारे अतिदोहित ब्लॉक हो चुके हैं इंडिया में। और राजस्थान के संदर्भ में भी जैसे आपके 295 ब्लॉक में से 203 ब्लॉक हमारे अतिदोहित हो चुके हैं। राजस्थान में तो स्थिति बेहद गंभीर है। हाँ, गंभीर स्थिति है, लेकिन वर्षा जल से कहते हैं समाप्त नहीं हुआ है, हमारा मतलब डिक्लाइन होता जा रहा है और अतिदोहित स्थिति में हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं। तो इसको सुधारने के लिए हमको मतलब वार फुटिंग मोड पे, मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। नहीं, जब आप कह रहे हो कि आपने 203 आइडेंटिफाई किए हैं, ये 2020 का जो आंकलन है उसके हिसाब से, जो 2020 का आंकलन, अभी 2022 का आंकलन चल रहा है, उसके भी फिगर आएंगे। और इसमें क्या है कि हमारे जल संसाधन मंत्रालय ने इसको ऑटोमेशन मोड की तरफ ले जा रहे हैं जी, कि सारे डिपार्टमेंट अपना डाटा डालेंगे। ये होता कैसे है मैं बताना चाहूँगा। इसमें सारा डाटा हमारा स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग लेते हैं। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वाटरशेड डिपार्टमेंट, क्या क्या उनका मतलब एक्सप्लॉयटेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, PHE डिपार्टमेंट, तो एक्सप्लॉयटेशन का एक फिगर आता है। उसके बाद कितने रिचार्ज स्ट्रक्चर हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, कितना रिचार्ज, कैनाल कमांड एरिया कितना है, तो ये पूरा एक इनपुट एंड आउटपुट मिला करके, और बाकी लेटरल फ्लो में कितना जा रहा है जी, उसके हिसाब से ब्लॉक वाइज असेसमेंट होता है। भूजल की वर्तमान स्थिति और भविष्य के बारे में तो आपने हमें बता दिया। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि सरकार नीतिगत स्तर पर किस तरीके के प्रयास कर रही है कि भूजल का जो स्तर है वो डिक्लाइन ना हो, वो बना रहे या उसमें बढ़ोतरी हो। देखिए, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, हर विभाग में जल संरक्षण और रिचार्ज के लिए डेडिकेटेड पॉलिसी भी है जी, और फंड भी हैं। ठीक है। और उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जैसे आपको बताना चाहूँगा कि जो ओवर एक्सप्लॉयटेड ब्लॉक हमारे 6 राज्य हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश और आपका राजस्थान, महाराष्ट्र जी, इनमें क्या है, अटल जल भूजल योजना आई। ठीक है। उसमें आपके राजस्थान में 17 डिस्ट्रिक्ट के 38 ब्लॉक हैं। 17 डिस्ट्रिक्ट्स में 38 ब्लॉक में ये योजना चल रही है। ठीक है। 5 साल की योजना है, 2019 से लेकर 24 तक चलनी है। ठीक है। और इसमें क्या है कि हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट का 3000 करोड़ है और वर्ल्ड बैंक का 3000 करोड़ है। ठीक है। इसमें क्या है कि NGOs और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं, सबको मिला करके जी, ग्राम समाज के लेवल पर एक प्लान को अप्रूव किया जाता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ हो सकती हैं। और सारे लाइन डिपार्टमेंट, जैसे वाटरशेड डिपार्टमेंट हो गया, आपका ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट हो गया, और आपका पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, अपनी अपनी योजनाएं वहाँ पर लाएंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग ग्राम समाज द्वारा किया जाएगा। नहीं, आप हमें ये बताइए, तो ये है कि लोगों की मतलब ग्राउंड वाटर का जो हमारा मैनेजमेंट है, उसमें पार्टिसिपेशन पीपुल्स की हो। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना तो कोई भी स्कीम सरकार की सफल हो ही नहीं सकती। पर आप हमें ये बताइएगा, अटल भूजल योजना के अंतर्गत वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे जिससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, इसको बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी? उन कंपोनेंट्स के बारे में आप बताइए। देखिए, कंपोनेंट तो ऑलरेडी आपके जो स्टेट की जो योजनाएं चल रही वही हैं। ठीक है। उसमें क्या है कि ये जो योजना ली गई है, इसमें क्या इंसेंटिव बेस है। ठीक है। कि आप परफॉर्म करेंगे तो आपको और इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें 2 तरह की है, एक डिमांड साइड मैनेजमेंट, सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड में
इसमें फंड कम है एज रिस्पेक्ट टू डिमांड साइड, क्योंकि सप्लाई साइड में ऑलरेडी आपके स्ट्रक्चर बन चुके हैं, मान लीजिए 4 चेक डैम बने, आपके एनीकट स्ट्रक्चर बने, वहाँ पे अब 20% का गैप रह गया है, तो उसको सेचुरेट कर दीजिए उस एरिया में। बाकी डिमांड साइड में क्या है कि पीपल्स का बिहेवियर चेंज करना है। अब जैसे गांव में सभा हुई, लोगों से पूछा कि आप कितनी बाल्टी से नहाते हैं, कोई कहेगा मैं 1 बाल्टी से नहा लेता हूँ, कोई कहेगा मैं 2 बाल्टी से। तो आपस में अवेयरनेस हुआ कि भाई 1 बाल्टी से भी आप नहा सकते हैं, तो आप वाटर सेविंग की तरफ जा रहे हैं। उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हमने फ्लो मीटर लगा दिए, उनको वाटर लेवल मेजर करने का तरीका बताया, तो खुद अपना बजट बनाते हैं, उनको पता है कि हमारे पास इतना पानी है तो हम आगे प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। नहीं, आपने अटल भूजल योजना के बारे में बताया, लेकिन ये 19 जिलों में ही नहीं 17 जिलों में है, 17 जिलों में 38 ब्लॉक में है, और इनके जो परिणाम आएंगे हो सकता है रिप्लिकेट पूरे इंडिया में एक मॉडल के रूप में हो, मॉडल के रूप में देखने को मिले। लेकिन फिर भी जिन जिलों में ये नहीं है, वहाँ सामान्य आदमी अपनी सामान्य समझ का उपयोग करते हुए इस विकट परिस्थिति से कैसे निपटे, और जल संरक्षण की वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनका इस्तेमाल करके वो ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं? हाँ, इसमें देखिए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए कुछ नेचुरल मेथड्स हैं, जैसे आपका पुराने आपके तालाब हैं उसको डिसिल्टिंग कर दिया जाए, कहीं पे सुटेबल जगह पे चेक डैम बना दिया जाए, ठीक है, और वाटर शेड डिपार्टमेंट कैचमेंट एरिया के हिसाब से करते हैं कि कहाँ पे एनीकट स्ट्रक्चर है, कहाँ पे कंटूर बंडिंग करनी है, तो इंटीग्रेटेड वे में सारे डिपार्टमेंट कन्वर्जेंस ये तो संस्थागत प्रयास हो गए। मैं पूछ रहा हूँ व्यक्तिगत प्रयास क्या हो? व्यक्तिगत प्रयास है, पीपल को अवेयर करना है कि हमें मिस यूज ऑफ वाटर खत्म करें, और ज्यादातर जैसे ग्रे वाटर होता है, हमारे घर का पानी बह के चला जाता है, उसको सिंचाई में यूज कर लें। जैसे आरओ का ही पानी है, ठीक है, आरओ का पानी 1 लीटर लेने में 3 लीटर में बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, उसको कलेक्ट करके हम सिंचाई में, वॉशिंग, पोछा बनाने में, मतलब वेस्ट ना करें। हम वेस्ट करना बंद करेंगे तो उतना ही हमारा रिसोर्स बचेगा। इवन इंडस्ट्री के लिए भी है, रिसाइकिल रीयूज करें। आजकल सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस में और वो सारी चीजें नहीं रहती हैं, लेकिन जब तक अवेयर नहीं करेंगे और उनको फायदा नहीं समझाएंगे कि आपको एसटीपी का पानी यूज सरकार करें। अवेयरनेस के प्रोग्राम तो बहुत दिनों से चला ही रही है, लेकिन फिर भी नहीं, देखिए ये एक दिन में नहीं आता है। अब जैसे गांव में क्या है कि एक आदमी का 2 लोग के घर हैं अगल बगल में, ठीक है, एक पानी निकाल रहा है, दूसरा सोचे कि हम पानी ना निकालें हैं और इससे ही यूज कर लें, तो उसका पानी सड़ जाएगा। तो दोनों को निकालना है, और ऐसा प्रयास करना है कि ऐसा ना हो कि इसके निकालने से उसका वेल फेल हो जाए, ठीक है। तो आपस में हार्मोनी बना के रखें कि कॉमन पूल से हम पानी निकाल रहे हैं, बिल्कुल, और उसका मिसयूज ना करें। कभी क्या है कि उसका इलेक्ट्रिक फ्री मिल रही है, तो पानी बह रहा है, तो मोटर का बटन चला के छोड़ दिया, ध्यान नहीं है। बच्चों को हम लोगों ने अवेयर किया है, पेंटिंग कंपटीशन होते थे, उनको अवेयर किया, उन्होंने माता पिता को अवेयर किया कि पापा भविष्य हमारा सुरक्षित रहेगा, आप पानी बचाइए। ये इंसान के भविष्य की बात तो हो गई, जिसको लेके हम लोग सब चिंतित रहते हैं, लेकिन आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि गिरते भूजल का अन्य स्पीसीज पे किस तरीके का असर हो सकता है? देखिए, भूजल का जब गिरावट आती है तो सब चीज़ में प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो प्रभाव पड़ता है किसान का, जो मोटर लगाता है ना, बिल्कुल, तो उसका जो एनर्जी का बिल बढ़ जाता है। ये प्रत्यक्ष बिल्कुल दिख रहा है हमको। 1 फीट पानी नीचे गया। दूसरा, यील्ड ऑफ द वेल कम हो जाएगा। 10 घंटे चलता था, अब 8 घंटे में, और डिस्चार्ज कम हो जाएगा। तो ये तो तत्काल प्रभाव है। दूसरा ये है कि उस एरिया में जो ग्रीनरी रहती थी, मॉइस्चर है, वो कम होगा। ठीक है। और आगे आने वाले समय में क्या कि ये जैसे क्वालिटी भी है, मान लीजिए आज की उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या जो सांद्रता है पानी की, पीने योग्य पानी को माना जाता है कि 2000 तक टीडीएस होना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए 1700-1800 है, और आज वाटर लेवल उसका 10 मीटर है। अब आपने वाटर लेवल को वहाँ डाउन नीचे गया, तो वो वाटर कॉलम कम होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरलाइजेशन बढ़ेगा, तो खारा भी पानी हो जाता है। ठीक है। और यदि हम रिचार्ज करेंगे तो डाइल्यूट होगा। हाँ, इवन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जैसे नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, वहाँ एक्सेस आ रही हैं, यदि वहाँ पर रिचार्ज मेजर्स करेंगे तो डाइल्यूशन से वो इम्प्रूव होगा। तो दोनों चीज़ें हैं, वाटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि 2000 टीडीएस तक लगभग पीने योग्य पानी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ शहरों में देखते हैं कि लोग वो आरओ लगा लिया, आरओ लगाते हैं, और उसका जो वेस्ट जो निकलता है डाल के देखता है, और वो बता देता है, डरा देता है आपके 150 टीडीएस आ रहा है, 250। तो इसके बारे में तो लोगों को तो पता ही नहीं। इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, एनजीटी ने एक गाइडलाइंस दी है कि जहाँ टीडीएस 500 से कम है वहाँ आरओ की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग अवेयर नहीं है, वो कहते हैं कि ये कंटामिनेंट है आपके में और आप इसको यूज करिए। वहाँ खाली सिंपल आप एक्वागार्ड यूज करिए, जिससे कि बैक्टीरिया, वाटर फिल्टर, नॉर्मल वाटर, मतलब उसका आपको
आरओ मेम्ब्रेन यूज़ नहीं करनी है, खाली आपको फिल्ट्रेशन या बैक्टीरिया से स्टरलाइजेशन हो जाए, दैट इज़ बेटर। नहीं, यहाँ जैसे हम राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ तो बीसलपुर से सप्लाई होता है पानी। अब वो तो सरफेस वाटर है, उससे ज़्यादा शुद्ध तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका तो टीडीएस आपका 300-400 होगा। हाँ, तो एकदम फ्रेश वाटर है, इसमें आप एक्वागार्ड लगा करके ही सिंपल पीजिए, फिल्टर करके पीजिए, बेस्ट है। एक हमारे पास प्राचीन टेक्निक्स होती थी, जैसे आपने बताया था, वो खडीन या उस तरीके की चीज़ें बना के ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज करते थे। आर्टिफिशियल मोड में हमारे पास क्या नई चीज़ें हैं जो हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं? देखिए, आर्टिफिशियल रिचार्ज में एक्चुअली जैसे वो डिपेंड करती है कि हाइड्रोजोलॉजिकल कंडीशन क्या है। ठीक है। अब जैसे आप कहें कि हमारा बाड़मेर एरिया, जैसलमेर एरिया, वहाँ हम रिचार्ज कर दें, ठीक है, तो वहाँ रेनफॉल भी बहुत कम होती है। बिल्कुल है, तो रन ऑफ बहुत कम जनरेट होगा। ठीक है। और वाटर लेवल वहाँ क्या है, 70-80-100 मीटर है। ठीक तो है। रिचार्ज करेंगे तो वो तो सॉइल मॉइस्चर को ही सैचुरेट करने में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जैसे आपका पुरानी पद्धति है, जो टाँके बनते थे, जो हड़ था, जो छोटी छोटी चीज़ें, वही वहाँ के लिए बेटर है, कंजर्व करने का ही। ठीक है। और जैसे आपका एरिया हो गया, जैसे हार्ड रॉक एरिया हो गया, आपका सिरोही हो गया, इधर उदयपुर हो गया, जहाँ की वाटर लेवल शैलो है, और हार्ड रॉक एरिया है, जहाँ कर की वाटर लेवल तो शैलो रहता है, लेकिन अक्टूबर-नवंबर के बाद सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि यहाँ सब सरफेस में स्टोरेज है ही नहीं। ठीक है। तो वहाँ पे हम चेक डैम और वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हम छोटे छोटे एनी कट, डिपेंडिंग ऑन द वाटरशेड के हिसाब से हम वहाँ बनाएं, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं, अब तो सरकार ने शायद गवर्नमेंट ऑफिसेज में मैंडेटरी भी कर दिया है कि आपको नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस में है, और राजस्थान सरकार का और अन्य राज्य सरकारों का जियो भी है अलग अलग प्रदेश में, कि आपका जैसे 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का आपका प्लॉट है, तो आपके लिए रिचार्ज स्ट्रक्चर मैंडेटरी है, उसके बिना आपका नक्शा पास नहीं होगा। अब ये कि मैंडेटरी तो कर दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, इस पर बहुत ही अवेयर करने की ज़रूरत है, और सही टेक्निक से करें, क्योंकि जब आप रिचार्ज करते हैं एक्वर को, तो वो पानी शुद्ध होना चाहिए। तो उसमें कई सारी हम लोग जैसे वो क्या टेक्निक से, उनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। उसमें ये है कि जैसे आपका छत का पानी आया, ठीक है, तो छत में जो रन ऑफ जनरेट होता है, जैसे मान लिया 1000 mm रेनफॉल हुई, तो 85% उसका रन ऑफ कोफिशिएंट होता है। ठीक है। तो उसका 850 आपका mm उसका पानी हमारा रिचार्ज में ले सकते हैं। ठीक है। उसको आप पाइपलाइंस के थ्रू और एक फिल्टर मीडिया के थ्रू आप बोरवेल से जो फर्स्ट एक्वर है रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे आपका साल भर में ऊपर डस्ट इकट्ठा होगी, सब होगी, तो फर्स्ट जो रेन आए उसको बाईपास से पास कर दीजिए, जिससे वो पूरा क्लीन हो जाए, वो पूरा कचरा, उसके बाद वो चला जाए। और उसका मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो कि बगल में कोई सीवर लाइन जा रही हो। ठीक बात। तो वो एक बार ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करेगा, तो उसका रिमेडिएशन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इवन हमारे यहाँ जैसे ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, हम लोग सजेस्ट करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज को आप रिचार्ज करिए, तो उनको भी कहते हैं कि यदि कंटामिनेशन आप कर देंगे किसी भी अनवांटेड चीज़ से, तो उनको पेनल्टी भी है। नहीं, तो आपके डिपार्टमेंट ने क्या इन सारी चीज़ों को लेके कोई एसओपीज बनाई हुई हैं? हाँ, अच्छा। हमारे यहाँ जैसे अथॉरिटी में हमारे यहाँ जो एनओसी इशू होती है, उसमें प्रॉपर देते हैं कि आपको कैंपस में नॉन हैज़ार्डस इंडस्ट्री है, तो आपको एज़ पर बाईला जो है स्टेट का, उसके हिसाब से ये रिचार्ज करना है, उसकी डिज़ाइन पूरी रहती है, और वो जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको कंप्लायंस में भी भेजते हैं। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी डिफरेंट डिज़ाइंस हैं कि इतने स्क्वायर मीटर की छत होगी तो कौन सी चीज़ फिट होगी। अब ये है कि उन्होंने तो डिज़ाइन दे दी, लेकिन फील्ड में उसका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इवन जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे आपका डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो हम लोगों से डिज़ाइन मांगते हैं, हम लोग दे देते हैं। अब उनको हमने डिज़ाइन दे दी कि आपके यहाँ ये सुटेबल है, इतना फिल्टर चैम्बर बनेगा और ये आपका वेल बनेगा, इसके हिसाब से आप करिए इसको, उसको वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हाँ। लेकिन ये कि उनके पास बनाने का तो पैसा है, हाँ, लेकिन मेंटेनेंस का है कि नहीं है, ठीक है, उसको प्रॉपर मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इस चीज़ों में एनजीटी ने भी रिसेंटली एक में संज्ञान लिया कि जितने स्ट्रक्चर बने हैं, वेदर देयर इज ए पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, यदि हो रहा है तो क्या प्रिकॉशन लेना है। तो इसमें एक कमेटी बनाई थी उन लोगों ने, वो भी उस पर चर्चा कर रही है। नहीं, ये आपने अच्छा बताया कि सरकारी स्तर पर तो इतने सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जानना यह जरूरी है कि वो धरातल पे उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। जैसे हमारे विभाग का आप जानना चाहेंगे, तो हमारे विभाग में जयपुर में करीब 15 बिल्डिंग, उसमें राजभवन है, चीफ मिनिस्टर आवास है, हमारे अपने कैंपस में हम लोग रिचार्ज का स्ट्रक्चर बनाया है और प्रॉपर मेंटेन है, इवन दिया हुआ है कि साल में कितना पानी जाएगा।
जैसे अच्छा। हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से हाँ। 544 मीटर क्यूब पर ईयर हमारे यहाँ जो नॉर्मल रेनफॉल हो तो उतना पानी जाएगा। तो मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट पर डे 3 KLD की है, तो मतलब हमारा 1.2 से 2 KLD हम रिचार्ज कर रहे हैं। लेते हैं। तो इतने सारे प्रयास करने के बावजूद भी हमें अपेक्षाकृत वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो हम मैं बताना चाहूँगा। तो उसके पीछे के हमारे तकनीकी नहीं और मानवीय पहलू क्या है? उसमें सबसे बड़ा पहलू यह है कि जैसे सरकारी विभाग को मैंडेटरी किया, उन्होंने कर दिया। ठीक है। अब इसमें क्या है, जितनी जबकि वाटर यूज़ करते हैं सारे लोग, ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया और आपका डिफरेंट जैसे सोसाइटीज़ हैं, तो अब आपने मैं कर दिया कि इतने स्क्वायर मीटर से ज़्यादा इनको करना है। ठीक है। उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उनकी मॉनिटरिंग अभी प्रॉपर हो पा रही कि नहीं हो पा रही दूसरा चीज़ है। तो ये कुछ विभागों ने किया, क्वांटम आया कितना पानी रिचार्ज हो रहा है, लेकिन निकल कितना रहा है, वो तो आधा धुन निकल रहा है। बिल्कुल। उसके सापेक्ष ऊँट को मुंह में जी रहा है, मुंह में जी रहा है। तो सबको अवेयर करना है और इसको इसी तरह करना है जैसे आपका बेंगलोर एरिया है ही ना, सबको पता है कि नहीं है, जल का बड़ा संकट है। फिर जल का संकट है, अवेयर करना लोगों को कि आप रिचार्ज करेंगे तो आपकी ईल्ड बढ़ेगी, क्वालिटी भी सुधरेगी। क्योंकि शहरों में क्या है कि प्रॉब्लम आपके जयपुर में ये भी है, कहीं कहीं नाइट्रेट है, कहीं फ्लोराइड है। ठीक है। ये प्रॉब्लम है, लोग अवेयर नहीं है। तो उनको बताना कि भाई कि ये जैसे आपका क्वालिटी की प्रॉब्लम है, तो जब आप रिचार्ज करेंगे तो डाइल्यूशन होगा, तो उससे क्या पानी की क्वालिटी भी बढ़ेगी आपकी। एक जल स्तर जैसे गिरता हुआ जा रहा है और फिर आपने कहा कि जब बहुत ज़्यादा नीचे पहुंच जाता है तो हमारे जो मिनरल्स हैं उनके नहीं, मिनरल्स क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कई जगह पे स्टडी ये हुई कि ज़्यादा जल स्तर नीचे जाने पे क्रैक्स भी आए हैं, खेतों में क्रैक्स हो गए हैं, तो उस पर भी स्टडी हुई है कि आपका अचानक वाटर लेवल नीचे गया तो मेरा ये सवाल भी है कि जिस तरीके से मिनरल्स पे इसका असर पड़ता है, उस तरीके से ग्राउंड सरफेस पे इसका किस तरीके से असर होता है? नहीं पड़ता है एक्चुअली, जैसे वाटर लेवल नीचे जाएगा तो वो तो पोर स्पेस में ही है, तो वो पोर स्पेस खाली हो रहा है आपका। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि जो प्रेशर है कितना वहाँ पे बैलेंस कर पा रहा है। ठीक है। तो लार्ज स्केल पे कहीं पे हुआ है तो इस पर स्टडी हुई है, तो कहीं कहीं क्रैक्स आने की भी संभावना हुई है, लेकिन इस पर भी अब और स्टडी हो रही है। और इवन वाटर लेवल अब ज़्यादा डाउन चला जाएगा तो ओवरऑल इकोलॉजी पे वहाँ पे चेंज होता है। किस तरीके से? हाँ, जैसे वहाँ की ग्रीनरी में कमी आ जाएगी, सॉइल मॉइस्चर कम हुआ, और इवन उस लेवल पर जाएगा तो जो आसपास एरिया से एलुवियल एरिया है तो आसपास के एरिया से ग्राउंड वाटर फ्लो उधर की तरफ शुरू होगा, तो उसका कोन ऑफ डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, आसपास के एरिया में प्रभाव पड़ेगा, ग्रीनरी कम होती चली जाएगी, वो उसका फिर वो दूसरी तरफ आने शुरू हो जाएगा। तो और इसका रिलेशन एक क्लाइमेट चेंज से भी है। आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कम समय में ज़्यादा बारिश हो जा रही है, तो उतना हम रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ तो जो बारिश हो रही है उसको तो सहेजें हम कम से कम। हाँ, जैसे आप अभी देखेंगे कि जयपुर में एक हफ्ते पहले बारिश हुई थी, आप देखिए झालाना एरिया से पूरा पानी उधर मालवीय नगर की तरफ पूरा फ्लो होके जा रहा था। ठीक है। तो वो तो बह के चला गया, वही हाँ, तो मैं तो वही हमारे जैसे हिल टॉप पे और अलग जगह पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते कि उनको रिटेन कर पाते, या कोई ऐसी लेक होती जहाँ हम रिटेन कर पाते, क्योंकि ये स्लोपी एरिया है, सब सरफेस में स्टोरेज बहुत कम है। तो ये पानी हम कहीं ना कहीं इकट्ठा जो बह के चला गया, जैसे होता खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, और घर के छत का पानी है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज के माध्यम से उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें या स्टोरेज टैंक बना के कंजर्व करें। ठीक। भाई पानी ये नेचुरल आपका रिसोर्स है, बिल्कुल, और वही आपको कहा ही जा रहा है, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। तो दर्शकों, आपने प्रमोद कुमार त्रिपाठी जी को सुना, जो कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर हैं। उन्होंने आपको इस तरीके की बातें बताई कि जल का संकट गहराता जा रहा है और किस तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। सर, अंत में आपने इतनी बातें तो हमारे दर्शकों को बताई, अब सामान्य भाषा में एक आम आदमी की समझ के हिसाब से आप हमारे दर्शकों को वो संदेश दें कि वो जल संरक्षण किस प्रकार से। नहीं, संदेश तो मैं दूंगा। एक चीज़ इसमें जो छूट रही थी, अभी जो जल शक्ति अभियान चल रहा है जी, इसका प्रधानमंत्री जी ने 2019 में शुरू किया था जी, और 2022 में अब ये पुनः 1 अप्रैल 22 से लेकर 30 नवंबर तक ये चल रहा है। इसमें क्या है कि सेंट्रल लेवल पे एक CNO है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी या उनके ऊपर के अधिकारी हैं, और स्टेट में एक टेक्निकल ऑफिसर है, उसमें हमारे डिपार्टमेंट का भी ऑफिसर हो सकता है, सेंट्रल वाटर कमीशन या अदर स्टेट डिपार्टमेंट का। तो ये इन 6 महीनों में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे रिचार्ज और कंजर्वेशन की, उसको एसेस करेंगे। इसके साथ ही अभी प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि अमृत काल है तो अमृत सरोवर बनने चाहिए। तो हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का कार्य चल रहा है,
और उसमें यह है कि पुराने जो है इनको डिसिल्टिंग करके रिनोवेट किया जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए, वहाँ पे एक अच्छा वातावरण हो, लोग वहाँ पे जैसे गंदगी रहती थी सफाई कर देंगे तो लोग शाम को वहाँ पे आके बैठेंगे चर्चा करेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये एक ज़िले में 75 सरोवर बनेंगे तो पानी इकट्ठा होगा और वो नेचुरली रिचार्ज करेगा। और मैं आम जनमानस के लिए ये कहना चाहूँगा कि सभी पानी से जुड़े हैं। यदि आपके घर सुबह लाइट चली जाए तो नहीं है, लेकिन पानी यदि 1 घंटे चला जाए तो पूरा आपकी दिनचर्या बदल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो पानी को बहुत सहज के रखना है और क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी अवेयर करना है। क्योंकि आज के आने वाले समय में कई चीज़ें, अभी जो नया स्टडी हुआ उसमें कहीं कहीं आपका यूरेनियम की भी संभावना प्रकट की है। तो लगातार जो तकनीकी विभाग, हाँ हमारे विभाग का तो काम है कि भाई हम टेक्निकली अवेयर करें, लेकिन जनता को भी अवेयर करेंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है अपनी और उनकी भागीदारी होनी चाहिए, तभी ये सफल हो पाएगा। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद कुमार त्रिपाठी जी, जो आपको बता रहे थे कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज किस तरीके से करें, इन सारी चीज़ों के बारे में। हमारी भी हमारे दर्शकों से ये अपील है कि मानसून का सीज़न अब आने वाला है, जहाँ तक आप संभव हो सके ग्राउंड वाटर रिचार्ज की तरफ आप लोग ध्यान दें। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।